नमस्कार। भारत के भूगोल की सीरीज के अंतर्गत हम लोग भारत की जलवायु का अध्ययन कर रहे हैं। भारत की जलवायु की आज की जो क्लास है ये अंतिम क्लास होगी और ये छठी क्लास होगी। इसके पहले हमने भारत की जलवायु पर 5 क्लासेस करा दी हैं। भारत की जलवायु की जो 5 क्लासेस हुई हैं उसमें पहली क्लास में हमने संपूर्ण भारत की जलवायु का एक संक्षिप्त परिचय लिया था तथा समझ विकसित की थी भारत की जलवायु पर। दूसरी क्लास में हमने शीत ऋतु के मौसम की क्रियाविधि पर अध्ययन किया था, अर्थात भारत में शीत ऋतु में अर्थात जाड़े में वर्षा कहाँ पर होती है, कब होती है और किन कारणों से होती है, उन पर हम लोगों ने चर्चा की थी, जिसमें मुख्यतः पश्चिमी विक्षोभ था और उत्तर पूर्वी मानसून था। इसकी जो तीसरी क्लास थी उसमें ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि का हम लोगों ने अध्ययन किया था। चौथी क्लास में हम लोगों ने जो मानसून भारत में आता है 1 जून को जो भारत में मानसून प्रवेश कर रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो 2 शाखाएं होती हैं, इसमें पहली शाखा दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा और दूसरी शाखा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा। तो इसमें चौथी क्लास में दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर शाखा है इसका अध्ययन किए थे तथा 5वीं क्लास में दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी शाखा है इसका अध्ययन किया था। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग मानसून का निवर्तन और चक्रवात को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। कल की क्लास में अर्थात इसके पहले वाली जो क्लास हुई है उसमें मैंने ये बताया था कि ये भारत का पूर्वी घाट है, ये भारत का पूर्वी घाट है और इस पूर्वी घाट पर वर्षा जो हो रही है, पूर्वी घाट पर जो वर्षा हो रही है ये ना ही दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर शाखा से होती है और ना ही दक्षिण पश्चिम मानसून के बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। दोनों का कारण मैंने दोनों अलग अलग क्लासेस में बता दिया था। दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर शाखा है ये भारत में अरब सागर से होते हुए आती है और सह्याद्री से टकराती है और सह्याद्री के पश्चिम में ही ये बारिश करती है और इस तरीके से सह्याद्री का जो पूर्वी हिस्सा है ये दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के बारिश से वंचित रह जाती है, अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा से प्रायद्वीपीय भारत में बारिश नहीं होती है। ठीक है ना। दूसरा जो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा है ये भारत के पूर्वी घाट के समानांतर जाती है, भारत के पूर्वी घाट के समानांतर प्रवाहित होती है और जाकर के शिलांग के पठार से टकराती है। शिलांग के यहाँ पर शिलांग का पठार है और शिलांग के पठार पर गारो खासी जयंतिया पर यह बारिश करती है, जिसमें सबसे अधिक वर्षा खासी पहाड़ी पर होती है जहाँ पर स्थित है मासिनराम। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होती है, तो यहाँ पर ये बारिश करती है और उसके बाद ये मालदा गैप अर्थात राजमहल गारो गैप से ये उत्तर भारत में प्रवेश करती है और उत्तर भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक ये बारिश करती है। ठीक है ना। आइए यहीं से हम लोग प्रारंभ करते हैं मानसून का निवर्तन। ठीक है ना। यहां तक हमने कल की क्लास में करा दिया था, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लें। दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी शाखा है ये भारत में इस तरीके से आती है और आकर के यहां अर्थात खासी पहाड़ी पर शिलांग के पठार पर गारो खासी जयंतिया पर बारिश करती है और उसके बाद इसकी जो दूसरी शाखा होती है वो इस तरीके से भारत के उत्तर भारत में प्रवेश करती है और उत्तर भारत में बारिश करते हुए और ये जाकर के अरावली से टकराती है। ये जो बारिश है मैंने बताया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी शाखा है ये वाली, ये जैसे जैसे पूरब से पश्चिम की ओर जाती है वैसे वैसे इसकी आर्द्रता कम होने लगती है, वैसे वैसे इसकी आर्द्रता कम होने लगती है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में ये सबसे अधिक वर्षा करती है, उसके बाद बिहार में उससे कम, ठीक है ना, उसके बाद उत्तर प्रदेश में उससे भी कम और दिल्ली जाते जाते इसमें आर्द्रता बहुत ही कम हो चुकी होती है, तो मात्र 56 सेंटीमीटर वर्षा ये दिल्ली में करती है। दिल्ली के बाद ये राजस्थान में अरावली से टकराती है, इसमें आर्द्रता पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी होती है। यही कारण है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के बंगाल की खाड़ी शाखा से राजस्थान में बारिश नहीं होती है। ठीक है। ये राजस्थान जब पहुंचती है, ये जब राजस्थान पहुंचती है तो अगस्त सितंबर, अगस्त का आखिरी सप्ताह चल रहा होता है और सितंबर के पहले सप्ताह से ये हवाएं अरावली से टकरा करके और वापस होती हैं। ये हवाएं इस तरीके से अरावली से टकरा करके और वापस होती हैं और इसी हवाओं को जो अरावली से टकरा करके
सितंबर के पहले सप्ताह से वापस हो रही हैं, इन्हीं को कहा जाता है मानसून का निवर्तन अर्थात लौटता हुआ मानसून, जो कि आज की क्लास का प्रमुख टॉपिक होगा। मैंने कल की क्लास में बताया था कि पूर्वी घाट पर वर्षा दोनों वजहों से नहीं हो रही है। तो पूर्वी घाट पर जो वर्षा हो रही है इसके मुख्यतः दो कारण होते हैं। पूर्वी घाट पर मानसून के पूर्वी घाट पर वर्षा होने के मुख्यतः दो कारण होते हैं। इनको हम लोग अलग अलग करके फिलहाल अभी थोड़ी देर में समझेंगे, ठीक है ना। आप लोग यहां से लिखना शुरू करेंगे। पहला मानसून का निवर्तन, हेडिंग बना लेंगे मानसून का निवर्तन, लिखेंगे भारत में मानसून का निवर्तन। भारत में मानसून का निवर्तन 1 सितंबर से राजस्थान से प्रारंभ होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको लिख लेंगे कि 1 सितंबर से, कहां से, 1 सितंबर से राजस्थान से भारत में मानसून का निवर्तन प्रारंभ होता है तथा 1 सितंबर से लेकर के 15 नवंबर तक, लिख लेंगे 1 सितंबर से लेकर के 15 नवंबर तक ये भारत के प्रायद्वीपीय भाग में बारिश करती है। 1 सितंबर से 15 नवंबर तक ये भारत में वर्षा करती है। अब आप लोगों को यहाँ पर यह समझने की ज़रूरत है कि मैंने ये बताया था कि जब ये हवाएं इस तरीके से प्रवेश करती हैं और जैसे जैसे उत्तर भारत में पूरब से पश्चिम की ओर जाती हैं, इसमें आर्द्रता समाप्त हो जाती है। तो फिर ये प्रायद्वीपीय भारत में वर्षा किस तरीके से कर रही है, फिर इस आर्द्रता कहाँ से मिल रही है, इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। मैंने ये बताया था कि भारत, ध्यान से समझिएगा, ये पृथ्वी है, विषुवत रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ और यह 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है ना। अर्थात कर्क रेखा, यह है कर्क और यह है मकर, ठीक है ना। 23.5 नॉर्थ 23.5 डिग्री साउथ। तो सूर्य की लंबवत किरणें, सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं, मैंने बताया था कि ये कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में विचरण करती हैं, ठीक है ना। इसके पहले की क्लासेस में ये मैंने बहुत डिटेल में कई बार कराया है, आप उसे देख लिया करिए, ठीक है ना। तो भारत की स्थिति कहाँ है, कर्क रेखा भारत के बीच में से होकर के गुजर रही है, कर्क रेखा भारत के बीच में से होकर गुजर रही है और सूर्य की लंबवत किरणें इसके बीच में विचरण करती हैं। अगर हम तिथियों पर बात करें तो 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पर पड़ रही है, कर्क रेखा पर पड़ रही हैं और 22 मार्च को सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं ये उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं। और यही कारण है कि 22 मार्च के बाद उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ने लग जाती है। यहाँ से जैसे जैसे हम सूर्य की लंबवत किरण ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ पर गर्मी बढ़ने लग जाएगी। 21 जून के बाद सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो कर्क रेखा से नीचे की तरफ अर्थात दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती हैं, अर्थात दक्षिण की तरफ जाने लगती हैं। तो जैसे जैसे सूर्य की लंबवत किरणें नीचे की तरफ जाएंगी, ITCZ भी नीचे की तरफ बढ़ने लग जाएगा। तो सूर्य की लंबवत किरणें पुनः दोबारा विषुवत रेखा पर पहुंचती हैं अर्थात 0 डिग्री अक्षांश पर पहुंचती हैं। समय हो चुका होता है 23 सितंबर को पुनः सूर्य जो है वो कहां पर पहुंच जाता है, विषुवत रेखा पर पहुंच जाता है और उसके बाद सूर्य जो है ये दक्षिणी गोलार्ध में आ जाता है और भारत में शीत ऋतु का मौसम प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना। आप इस चीज को मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो मैंने कहा था कि 21 जून के बाद सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा से नीचे की तरफ आता है। सितंबर के पहले सप्ताह में सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं ये दक्षिण भारत से नीचे चला जाता है अर्थात भारत से नीचे चला जाता है, हिंद महासागर के तरफ चला जाता है, ठीक है ना। अब इस चीज को समझिए, मैंने कहा कि सितंबर से ही भारत में शीत ऋतु का प्रारंभ माना जाता है, शीत ऋतु यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना। जैसे जैसे सूर्य की लंबवत किरणें अर्थात ITCZ नीचे की तरफ शिफ्ट होता है अर्थात दक्षिण की तरफ शिफ्ट होता है, वैसे वैसे भारत में शीत ऋतु का आगमन होता है और शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं चलनी प्रारंभ हो जाती हैं। उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं चलनी प्रारंभ हो जाती हैं। तो शीत ऋतु में जो उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं हैं ये किस तरीके से प्रारंभ होती हैं, आपको पता होगा, स्थल खंडों से ये चलनी प्रारंभ होती हैं और इस तरीके से ये चलती हैं, ठीक है ना। उसकी दिशा उत्तर पूर्व होती है, इस तरीके से चलनी प्रारंभ होती है और भारत में भी ये इस तरीके से यहाँ पर ये चलती हैं, मैदानी भागों में भी स्थल खंड से चल करके और इधर की तरफ, और ये उत्तर पूर्वोत्तर भारत से चल करके और इस तरीके से ये आकर के टकराती हैं कहाँ पे, कोरोमंडल तट पे। ये कोरोमंडल तट है, तमिलनाडु का जो तट है उसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो ये यहाँ पर टकराती हैं, ठीक है ना। तो ये जो लौटता हुआ मानसून, ये हवाएं जब उत्तर पूर्वी मानसून के साथ टकराती हैं, तो
ये पूर्वी घाट पर वर्षा करती हैं, ये पूर्वी घाट पर वर्षा करती हैं। पूर्वी घाट पर उड़ीसा का तट अर्थात उत्कल तट, आंध्रा में रायसीना तट, रायलसीना तट और कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल तट पर ये शीत ऋतु में वर्षा करती हैं। कब से कब तक? 1 सितंबर से लेकर के 15 नवंबर तक ये यहाँ पर बारिश कर रही है। ठीक है। उसके बाद उत्तर पूर्वी मानसून, मैंने बताया था उत्तर पूर्वी मानसून शीत ऋतु जब और ज्यादा प्रचंड हो जाता है अर्थात और अधिक शक्तिशाली हो जाता है, तो ये बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता प्राप्त करके और दिसंबर और जनवरी के महीने में कोरोमंडल तट पर ये वर्षा करता है। ठीक है ना। लेकिन पूर्वी घाट पर जो वर्षा हो रही है, ठीक है ना, आप लिख लेंगे, पूर्वी घाट पर वर्षा होने के 2 प्रमुख कारण हैं। ये मानसून का निवर्तन आपको समझ में आ गया होगा कि मानसून का निवर्तन किसे कहा जाता है। मानसून के निवर्तन में 2 प्रमुख बातें आप इसे जरूर लिख लेंगे। पहला कि भारत में मानसून का निवर्तन 1 सितंबर से राजस्थान से प्रारंभ होता है तथा 1 सितंबर से लेकर के 15 नवंबर तक ये प्रायद्वीपीय भारत में तथा पूर्वी घाट पर ये वर्षा करता है। पूर्वी घाट पर वर्षा किस प्रकार से करता है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि मानसून का लौटता हुआ मानसूनी हवाएं उत्तर पूर्वी मानसून से मिलकर के अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं, जिसके कारण पूर्वी घाट पर वर्षा होता है। पूर्वी घाट के उत्कल तट, रायलसीना तट तथा कोरोमंडल तट पर ये वर्षा करती है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्वी घाट पर वर्षा के 2 प्रमुख कारण हैं। पूर्वी घाट पर वर्षा के 2 प्रमुख कारण हैं। पहला तो यही हो गया अर्थात लौटते हुए मानसून से, पहला लिख लेंगे लौटते हुए मानसून से, ये तो रहा लौटता मानसून जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा किए थे। ठीक है ना। इसके अलावा पूर्वी घाट पर वर्षा होने का एक दूसरा कारण है। पूर्वी घाट पर वर्षा होने के एक दूसरा कारण भी होता है, जिसे हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी में बनने वाला जो चक्रवात है, बंगाल की खाड़ी में बनने वाले जो चक्रवाती हवाएं हैं, उन हवाओं के कारण भी पूर्वी घाट पर वर्षा होती है। चलिए आइए अब समझते हैं बंगाल में बनने वाले जो चक्रवाती हवाएं हैं वो किस तरीके से होती हैं। जैसे जैसे ITCZ नीचे की तरफ जाता है, मैंने बताया था कि जो समुद्र होता है अर्थात जो जल होता है और जो स्थल खंड होता है, इनके तापमान को अवशोषित करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि जल अधिक तेजी से देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, अपेक्षाकृत स्थल खंड जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अर्थात जब ITCZ 21 जून के बाद 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर होता है, तो 21 जून से जैसे जैसे सूर्य नीचे की तरफ आता है, सितंबर तक पहुंचते ये भारत, सितंबर के पहले सप्ताह में ये भारत से नीचे चला जाता है। ठीक है ना। अर्थात 22 मार्च से लेकर के 21 जून 22 मार्च को सूर्य नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। मई में ये भारत के इस तट पर पहुंचता है अर्थात दक्षिणी हिस्से में पहुंचता है। अर्थात मई से लेकर के मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो मई से लेकर के जून तक तो ये यहाँ होता है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा होता है। ITCZ ऊपर की तरफ चढ़ता है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। 5 मई से ये दक्षिण भारत से ऊपर की तरफ आता है, भारत में प्रवेश करता है सूर्य की लंबवत किरणें, और 21 जून को यहाँ पर पहुंच जाता है और 21 जून से ये नीचे की तरफ जाता है। 21 जून से नीचे की तरफ अर्थात मई से लेकर के जून और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में ये नीचे पहुंच जाता है, यहां से ये नीचे चला जाता है। तो कुल मई से लेकर के मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में ये पुनः इधर आ जाता है। तो कुल मिलाके मई से लेकर के सितंबर तक ITCZ इसके बीच में होता है, यहां पर ये ऊपर नीचे हो रहा होता है। मई से लेकर जून तक ऊपर चढ़ता है और जून से लेकर के सितंबर के पहले सप्ताह तक ये नीचे आता है। इस वजह से, इन कारणों से बंगाल की खाड़ी में कुछ परिवर्तन होते हैं और यहां पर चक्रवात बनने के जो उचित अनुकूल वातावरण बनता है वो यहां पर बन जाता है। बंगाल की खाड़ी में यहां पर चक्रवात बनने की स्थिति बन जाती है। चक्रवात बनने की जो स्थितियां हैं उसमें सबसे पहली स्थिति जो होती है वो यही होती है कि समुद्र का जो सतह है अर्थात सागर का जो सतह है वो सतह 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म होना चाहिए। ये जो क्षेत्र है ये 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म होना चाहिए, जो कि यहाँ पर हो जाता है।
ठीक है। इसके बाद इसकी दूसरी जो स्थिति बनती है, ये उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है ये हमेशा महाद्वीपों के पूर्वी भाग में, किसी भी महाद्वीप के, अमेरिका देखिए, अमेरिका, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया या एशिया, किसी भी महाद्वीप के पूर्वी भाग में ही चक्रवात बनते हैं। तो ये भी भारत का पूर्वी भाग है, ठीक है ना। मैंने बताया था कि ITC ऊपर और नीचे यहाँ पर जो हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पर ये समुद्र जो है, मैंने कहा देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, तो यहाँ पर ये गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर चक्रवात बन जाता है। कोरियालिस बल, चक्रवात बनने के लिए अगली स्थिति है कि कोरियालिस बल का जो मान है वो 0 से अधिक होना चाहिए। 0 कहाँ पर होता है? विषुवत रेखा पर, और ये विषुवत रेखा से ऊपर है, विषुवत रेखा से ऊपर है, इस वजह से यहाँ पर कोरियालिस बल का मान भी अधिक होता है, 0 से अधिक होता है। तो ये भी इसकी एक प्रमुख स्थिति बनती है। ये 3-4 कारणों की वजह से चक्रवात बनने की स्थिति पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर जो चक्रवात है वो बननी प्रारंभ हो जाती है, ठीक है ना। भारत में से साइक्लोन कहा जाता है। अलग अलग, मैंने कहा कि हर अलग अलग महाद्वीपों पे ये चक्रवात पूर्वी जो तट है वहां पर बनती हैं। जैसे अमेरिका में हरिकेन, इसके अलावा भारत में इसे साइक्लोन कहते हैं, भारत में इसे साइक्लोन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसे बिलीबिली कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में इसे बिलीबिली कहा जाता है। चीन में इसे, चीन का जो पूर्वी तट है चीन का, उसे यहाँ पे टाइफून कहा जाता है। तो इसे अलग अलग, ये जो चक्रवात यहाँ पर बन रहा है तो इसके अलग अलग देशों में अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है ना। अमेरिका में हरिकेन, ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली, चाइना में, चीन के पूर्वी तट पे टाइफून, और भारत में साइक्लोन, भारत में से साइक्लोन कहा जाता है। तो ये चक्रवात यहाँ पर जो बनते हैं तो यहाँ की अपेक्षा ये जो जगह है ये गर्म होता है और ठंडे से गर्म की तरफ प्रवाहित होते हैं, और इस तरीके से ये पूरब से पश्चिम की ओर ये प्रवाहित होता है, पूरब से पश्चिम की ओर ये प्रवाहित होता है। पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने का एक प्रमुख कारण जो है वो ये है कि ये जो चक्रवात है ये भारत में, आपने पश्चिम विक्षोभ पढ़ा होगा, पश्चिम विक्षोभ कहाँ से आता है? भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से पश्चिम से पूरब की ओर चलता है। जो पश्चिम विक्षोभ है वो भूमध्य सागर से सतह से 6 से 12 किलोमीटर ऊपर, सतह से 6 से 12 किलोमीटर ऊपर क्षोभ मंडल की सीमा पर शीतोष्ण चक्रवाती हवाएं चलती हैं, जैसे पश्चिम विक्षोभ कहते हैं, जो कि आगे हिमालय से टकराता है और वो भारत में इस क्षेत्र में शीत ऋतु में वर्षा करता है, वो एक अलग है। यहां पर हम बात कर रहे हैं एक जो है पूर्वी जेट धारा। पूर्वी जेट धारा जो है वो भारत के, ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर से, सतह के ऊपर जो जेट धाराएं होती हैं वो हमेशा सतह के ऊपर चलती हैं, क्षोभ मंडल की सीमा पर, क्षोभ मंडल की सीमा पर। तो क्षोभ मंडल की सीमा पर पूर्वी जेट धारा चलती है, भारत के ऊपर से वर्ष भर प्रवाहित होती रहती है। समझिए इस चीज को, पूर्वी जेट धारा बंगाल की खाड़ी के ऊपर से बन करके और भारत के ऊपर से, सतह के ऊपर से 6 से 12 किलोमीटर ऊपर क्षोभ मंडल की सीमा पर भारत के ऊपर से वर्ष भर प्रवाहित होती रहती है, ठीक है ना। ये जो चक्रवात यहां पर बन रहा है, बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात बन रहा है, उस पूर्वी जेट धारा के साथ मिलकर के, पूर्वी जेट धारा का प्रवाह किधर होता है? इधर पूरब से लेकर के पश्चिम, पूरब से पश्चिम की ओर होता है, इस दिशा में ये होता है। और यही कारण है कि ये जो चक्रवात है उसी के साथ मिल करके और उत्तर की तरफ, पश्चिम की तरफ बढ़ता है, जिसकी वजह से पूर्वी घाट पर यहाँ पर वर्षा होता है। इसका प्रवाह भारत के, उत्तर भारत के मैदानों में भी आता है, क्योंकि पूर्वी घाट कर यहाँ पर ये पहाड़ियाँ हैं और इन पहाड़ियों से टकरा कर ये इसका जो सर्किल है वो टूट जाता है और इस वजह से प्रायद्वीपीय भारत में इससे वर्षा नहीं हो पाती है। लेकिन उत्तर भारत के मैदान में पटना अर्थात पश्चिम बंगाल के बाद बिहार और लगभग पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। बनारस और प्रयागराज वाला जो क्षेत्र है, गोरखपुर, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर अर्थात बंगाल की खाड़ी में बनने वाला जो चक्रवात है, इन चक्रवात के कारण भी पूर्वी घाट पर वर्षा होती है, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि पूर्वी घाट पर वर्षा होने के 2 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण क्या है? लौटता हुआ मानसून उत्तर पूर्वी मानसून के साथ मिलकर के पूर्वी घाट पर वर्षा करता है, और दूसरा कारण क्या है? बंगाल की खाड़ी में बनने वाला चक्रवात पूर्वी जेट धारा के साथ मिलकर के पूर्वी घाट पर वर्षा करता है, ठीक है ना। अभी कुछ दिन पहले उड़ीसा के तट पर हुदूद आया था, हुदूद चक्रवात का नाम है, और ये चक्रवात इस क्षेत्र में बहुत विनाशकारी होती है, क्योंकि चक्रवात जो होता है वो घूमता है, चक्रवात जो है वो घूमता है और घूमते हुए ये आगे बढ़ता है, स्थिर नहीं रहता है,
ये स्थिर नहीं रहेगा और ये आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और जैसे ये स्थलखंड में आता है, स्थलखंड में आएगा, वैसे ही यहाँ पर आकर के ये समाप्त हो जाता है, चक्रवात की मृत्यु हो जाती है। थोड़ा सा हम लोग चक्रवात को समझते हैं कि चक्रवात क्या होता है। वैसे चक्रवात हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, अर्थात भौतिक भूगोल जब पढ़ेंगे तो भौतिक भूगोल में चक्रवात और प्रति चक्रवात जो है वो एक प्रमुख टॉपिक होगा हम लोगों का, उसको हम लोग वहीं पर समझेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग चक्रवात को, क्योंकि यहाँ पर चक्रवात आया है और हम लोग उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात है उसको समझते हैं, ठीक है ना। कैसे चक्रवात बन पा रहा है आप समझ पा रहे होंगे कि ITCZ, हम लोग बात करें चक्रवात पे, हेडिंग डाल देंगे चक्रवात। ITCZ 21 जून के बाद जब दक्षिणायन होता है, सितंबर तक, सितंबर के पहले सप्ताह में ये प्रायद्वीपीय भारत से नीचे चला जाता है, ठीक है ना। अर्थात ITCZ मई से लेकर के और सितंबर तक, मई से लेकर के सितंबर तक प्रायद्वीपीय भारत में रहता है, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी का जो ऊपरी सतह है वो गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने की जो स्थिति है, अर्थात जो अनुकूल स्थिति है वो यहाँ पर बन जाती है, ठीक है ना। चक्रवात ये चक्रवात है, ठीक है ना। ये दो तरीके से होता है, आप देख पा रहे होंगे। इसके जो घूमने की दिशा है वो कैसी है, इस दिशा में है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। लिख लेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की जो दिशा होती है ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की जो दिशा होगी वो एंटी क्लॉकवाइज, आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। और घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी हमेशा ऐसे घूमती है, घड़ी की दिशा ये होती है, इसे कहते हैं क्लॉकवाइज और इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की जो दिशा होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है ना। बन क्यों रही है, मैंने बताया कि चक्रवात बनने की जो स्थितियां हैं उसमें क्या क्या स्थिति हो सकती है। पहली स्थिति, सागर का जो सतह है वो 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अधिक गर्म होना चाहिए। दूसरी स्थिति हमने क्या बताई थी कि ये हमेशा महासागरों के पूर्वी तट पर आती है, तो ये भी महाद्वीप का पूर्वी तट है, प्रायद्वीप का पूर्वी तट, तो यहीं पर ये बनेगा। इसके बाद मैंने बताया कोरियालिस बल का जो मान है, कोरियालिस बल का जो मान है वो 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए, जो कि यहाँ पर बन रहा है 0 डिग्री। 0 कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर, ठीक है ना। कोरियालिस बल का मान विषुवत रेखा पे 0 होता है और ये चूंकि उससे ऊपर है, कर्क रेखा से थोड़ा सा नीचे है, तो यहाँ पर इससे अधिक होता है, तो ये भी यहाँ पर एक प्रमुख चीज होती है, ठीक है ना। तो चक्रवात, इसको हम चक्रवात कहते हैं। यहाँ पे हवाएं घूमती हुई केंद्र तक पहुंचती हैं, क्योंकि केंद्र में यहाँ पे लो प्रेशर जोन बनता है, यहाँ पे एक क्षेत्र बनता है लो प्रेशर का, इस क्षेत्र में लो प्रेशर बनता है और इस लो प्रेशर को भरने के लिए हवाएं बाहर से घूम करके, बाहरी क्षेत्र से घूम करके ये अंदर की तरफ पहुंचती हैं, ठीक है ना। घूमती हुई ये अंदर की तरफ पहुंचती हैं और ये इस क्षेत्र में पहुंचने से पहले ही, इस क्षेत्र में पहुंचने से पहले ही ये हवाएं जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो 920 MB, ठीक है ना, वायुदाब को MB में नापते हैं, ठीक है ना। तो 920 MB, इससे जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाएंगे तो 940, 960, ठीक है, 980 MB, ये वायुदाब का मान इस तरीके से जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाएंगे वायुदाब बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे ये अंदर की तरफ आएंगे, अर्थात केंद्र में, इसके केंद्र में वायुदाब इसका सबसे कम होता है, ठीक है ना। तो हवाएं जो है बाहर से अर्थात अधिक दाब की तरफ से ये अंदर की तरफ आने का प्रयास करती हैं, केंद्र तक ये पहुंच नहीं पाती, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर जोन बनता है, लो प्रेशर का क्षेत्र होता है और जैसे ही केंद्र के आसपास पहुंचती हैं हवाएं गर्म हो जाती हैं और ऊपर उठ जाती हैं, हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ जाती हैं। हवाएं इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूमती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज घूमती हैं, तो इसको हम बोलते हैं चक्रवात, इसको कहा जाता है चक्रवात। हवाएं इस तरीके से गोल गोल घूमती हुई और इस केंद्र तक पहुंचने का प्रयास करती हैं। केंद्र तक पहुंचने से पहले ही हवाएं गर्म होकर के, क्योंकि लो प्रेशर जोन है ये, तो यहाँ पर हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ जाती हैं। हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगी तो स्थिति कुछ इस तरीके से बनेगी, आप इसको समझेंगे। ये जो साइक्लोन अर्थात जो चक्रवात का केंद्र होता है, चक्रवात का केंद्र, इसे चक्रवात की आंख कहते हैं, चक्रवात की आंख कहते हैं। आप इसको यहां से समझेंगे, ठीक है ना। यहां पर हवाएं गोल गोल घूम रही हैं और ये हवाएं यहां पर, ये जो क्षेत्र है, ठीक है ना, क्योंकि 3D नहीं है तो हवा इस तरीके से गोल गोल घूम रही है, हवा इस तरीके से उसका जो सेंटर है, उसका जो केंद्र है
ठीक है ना, इसको यहाँ पर ये इसका केंद्र बन रहा है, यहाँ पर इसका केंद्र बन रहा है। तो ये जो केंद्र है इसके ठीक ऊपर मौसम एकदम साफ रहेगा, ठीक है ना। ये केंद्र 25 से 30 किलोमीटर का बन सकता है, ये जो गोला है ये 25 से 30 किलोमीटर का हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके ठीक ऊपर मौसम एकदम साफ रहेगा, यहाँ पर बादल एकदम साफ रहेंगे। मैंने ये बताया था कि हवाएं यहाँ पर घूम रही हैं इस तरीके से, और जैसे ही हवाएं इस केंद्र के किनारे पर पहुंचेंगे हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ जाएंगे। आप देख रहे होंगे हवाएं गर्म होकर के यहाँ पर ऊपर उठ रही हैं, और जैसे ही हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगी यहाँ पर ये बादल बनाएंगे, मतलब हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगी और यहाँ पर इसमें आर्द्रता आ जाएगी, नमी आ जाएगी, और इसकी वजह से ये यहाँ पर बारिश करेंगे। अर्थात जो चक्रवात होता है उससे जो बारिश होती है वो चक्रवात की दीवारों के साथ होती है, चक्रवात की दीवारों के साथ यहाँ पर होती है, ठीक है ना, अर्थात यहाँ पर होती है। आगे समझ में, तो यहाँ पर ये बिल्कुल शांत होता है, और इसी तरीके से ये पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होगा, आकार ऐसी रहेगा और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते आगे की तरफ जाएगा, ठीक है ना। जो चक्रवात है इसकी ऊर्जा का जो स्रोत होता है, ऊर्जा का स्रोत ये कैसे बनता है, ऊर्जा का स्रोत इसका संघनन की जो गुप्त ऊष्मा होती है ये साइक्लोन का अर्थात चक्रवात की ऊर्जा का स्रोत होता है। जब तक इसमें संघनन होता रहेगा, संघनन इसमें जब तक होता रहेगा, संघनन का मतलब क्या हो गया कि सतह पर नीचे, मैंने कहा ये सतह से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो वाष्प है ये ऊपर की तरफ जाएगा और इसमें नमी आर्द्रता बढ़ेगी और ये यहाँ पर बारिश करेगी, ठीक है ना। तो जब तक इसमें संघनन होता रहेगा, ठीक है ना, तब तक ये चलता रहेगा, तब तक ये पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ता रहेगा, और जैसे ही मैदानी भागों में पहुंचता है ये क्षेत्र गर्म हो जाता है, संघनन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, और वैसे ही ये जब पूर्वी घाट पर बारिश करता है चक्रवाती बारिश होती है, और जैसे ही भारत के मैदानी भागों में पहुंचता है संघनन की प्रक्रिया इसमें समाप्त हो जाती है, जिसकी वजह से चक्रवात यहाँ पर आकर के समाप्त हो जाता है, चक्रवात की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से चक्रवात जो है अपना काम करता है, कहाँ पे, भारत में, भारत के पूर्वी घाट पे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको चक्रवात समझ में आया होगा। चक्रवात का केंद्र पूछा जाए, चक्रवात के केंद्र को क्या कहते हैं, चक्रवात के केंद्र को आंख कहते हैं, चक्रवात की आंख कहा जाता है। इसके ऊपर मौसम एकदम साफ होता है, जो बादल बनते हैं वो दोनों किनारों पर बनते हैं। चक्रवात की आंख के ऊपर इस तरीके से हवा ऊपर उठ जाता है और बादल यहाँ पर बनते हैं और यहीं पर ये बारिश करते हैं। यहाँ पर बारिश नहीं होता है, अर्थात यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा होगा उसे बिल्कुल मौसम साफ और शांत दिखाई देगा, ठीक है ना। लेकिन जो हवाएं घूम रही है वो कहाँ पर घूम रही हैं, इसके किनारों पर घूम रही हैं, ठीक है ना। इस तरीके से चक्रवात बनता है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिण गोलार्ध में चक्रवात क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे साइक्लोन कहते हैं, भारत में इसे साइक्लोन कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर भारत के भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की जलवायु समाप्त हो गया। कल से हम लोग भारत की वनस्पतियाँ, भारत की मिट्टियाँ, इसके अलावा खनिज और आगे भूगोल का अध्ययन करेंगे हमारे साथ साथ। उम्मीद है कि आप लोग अच्छा एक नोट्स बना रहे होंगे। अगर आपको कुछ भी ऐसा है जो हम पढ़ा रहे हैं और आपके समझ में नहीं आ रहा है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन तक शेयर करने की कोशिश करें जिन्हें हमारी ज़रूरत है। मिलते हैं इसकी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।